इस वीडियो में हम ये देखना चाहेंगे जो मैथ्स के अंदर हमारे चैप्टर्स हैं, जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स आते हैं, वो चैप्टर्स हमें बड़ी दिक्कत देते हैं। सारे चैप्टर्स करने के बाद भी हमें ये समझ में नहीं आता कि नंबर क्यों नहीं आते। तो हमने क्या देखा है, हमने उन चैप्टर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका पेपर में आना लगभग तय ही है, तो उनके आज सॉल्यूशंस देखेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी जिन बच्चों ने एनसीईआरटी के फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर रखे हैं। तो जिन्होंने ये रिवाइज कर रखा है, तो इस वीडियो के अंदर पूरा एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट इस वीडियो के अंदर हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट कैसे होगा, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से करें, पूछना क्या जा रहा है ये समझ में नहीं आता। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेसिक कैलकुलेशन तो आप करना जानते हैं, बट वो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करें। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, आप प्राइम नंबर्स किसी भी नंबर का आप एलसीएम निकालते हैं, जो बचपन से निकालना आपने सीखा है, वो जो उसके एलसीएम निकालते हैं नंबर्स आते हैं वो प्राइम फैक्टर्स आते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो खाली 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो जिसमें हम क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो क्या निकलता है उससे पता चलता है कि हमें HCF। किसी भी नंबर्स के आप दो नंबर है, दो नंबर के आप उनकी पावर जो स्मॉलेस्ट पावर्स है प्राइम फैक्टर्स की, आप उनको ले लेते हैं तो आपका HCF निकल जाता है। क्या निकल जाता है? HCF। सर नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट पावर ली जाती है स्मॉलेस्ट, उल्टा। समझ में आती नहीं सर, समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहे हो आप। जैसे 25 है और बात करते हैं हम 30, इसका हम प्राइम फैक्टर लेते हैं 25 का और 30 का। इसको आपको पता है 5 × 5 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर इसके हो गए। सर इसको क्या ले सकते हो, बताया कोई? 2 × 3 × 5। अब एक बात बताओ, मैं इसको 5 की पावर 2 बोल सकता हूँ, बट इसमें तो कोई पावर ही नहीं बन रही। यहाँ 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। तो सर आप बोल रहे हो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, तो दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या कॉमन आ रही है? 5 की पावर 1, ये तो स्मॉलेस्ट कॉमन आ रही है। हाईएस्ट नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या कहला दिया जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? HCF। ये HCF की डेफिनेशन थी। सर माता HCF क्या होता है? जिसमें हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन आ रही होगी, जो क्या आ रही होगी? कॉमन। लिखा भी हो, साफ साफ को दिख रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं एक बार। अब कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब सर ग्रेटर पावर को क्या बोलेंगे? जो ग्रेटर पावर की बात करेगा वो होगा आपका LCM। HCF में स्मॉलेस्ट, नाम है क्या? हाईएस्ट, बट HCF का क्या था? HCF का स्मॉलेस्ट है, नाम है उसका हाईएस्ट। मगर आपका जो LCM है, नाम आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म के अंदर लीस्ट आ रहा है, बट लेते हैं हाईएस्ट पावर। ये पता नहीं कैसा प्रकृति का नियम है, नाम आ रहा है उसका लीस्ट, ले रहे हैं हाईएस्ट पावर। सर कैसे समझ में नहीं आया? जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ 36 की, मैं बात करता हूँ 40 की, ठीक है, दो नंबर है और मुझसे बोलता है इन दोनों का LCM निकालो। क्या निकालो? LCM। कि LCM इसका क्या होगा ये बताओ। तो 36 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, जो कि आपको पता है 2 × 2 × 3 × 3, यही आएगा। वैसे आप इसको करोगे कितना आएगा? 2 × 5 आया नहीं आया? सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अब एक तो इसमें 2 की पावर कितनी है? 2 और 3 की पावर समझ में आती है। इसमें 2 की पावर कितनी है? 3 और इसमें 5 की पावर कितनी है? देखो 5 की पावर कितनी है? 1। ध्यान सुनना बहुत ज़्यादा ध्यान से। सर 2 की पावर इसमें 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है। सर यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3 है, 5 की पावर 1 है। सर एक बात बताओ, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर किसके पास है? तो मैंने बोला इसमें क्या लेंगे? ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। कैसी पावर लेंगे? ग्रेटेस्ट। तो हम क्या लेंगे इसमें? 2 की पावर 3। और 5 में से किसके पास? 5 तो एक ही पावर है, और 3 भी देखोगे 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 ही है इसमें तो 3 है ही नहीं, तो 3 की पावर 2 भी जो मैक्सिमम पावर से वही लेंगे। और बचा क्या? 5 की पावर 1, ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 तो लिखते ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 = 4 × 2 = 8। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके कितना आएगा? इसको ये 8 आएगा, ये 9 आएगा और ये 5 ही रहेगा। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 360। समझ आती कहानी? भाई जिसने कर लिया वेल एंड गुड है, जिसने नहीं करा वो यहाँ देखिए। सर हमें 96 दे रखा है, एक नंबर है, और नंबर दे रखा है कितना? 404।
सर पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपका मेथड होता है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। कितने में जाएगा? 2 2 4 जा 8, सर में आ रहा है 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मतलब मैं पावर्स में लिखता हूँ क्योंकि मुझे पावर्स लेनी पड़ती है। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू सर और 3 कितने की पावर? 1 है, लिखते ही नहीं उसको। वैसे सेम 404 को खोलेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बच्चा यहाँ फंस जाता है, सोचता है कि क्या करें यार, 101 101 कहाँ से होगा, कुछ समझ में नहीं आता बच्चे को। सर 2 से नहीं कटता, किसी से नहीं कटता, ये आपका क्या, ये प्राइम नंबर खुद ही है। 101 किसी टेबल में आता ही नहीं है। तो 101 इंटू 101, तो उसका क्या बने? 2 की पावर 2 और साथ में क्या बना? 101। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सर आप बोलते हो एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या करना होता है? जो लीस्ट पावर है वो देखनी होती है। इन दोनों में से 2 की लीस्ट पावर किसके पास है? 404 के पास है, तो उसके 2 की पावर 2 लिख देंगे, जो कि क्या बन जाएगा हमारा 4। और कोई पावर है जो कॉमन दिख रही हो और लीस्ट हो? सर माती पावर। सर माता क्वेश्चन। एलसीएम क्या होगा? सर एलसीएम में आपने बताया था हाईएस्ट पावर लेंगे, जो भी कॉमन होगा उसकी पावर क्या लेंगे? हाईएस्ट। इन दोनों की जो हाईएस्ट पावर है क्या है वो? और इनकी तो कुछ पावर कॉमन ही नहीं, तो इनको तो पूरे ले लेंगे। फिर 3 रहेगा, 101 आएगा। तीनों मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 9696। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा? 9696। क्लियर है? सर माती गानी क्लियर हुआ? एचसीएफ के अंदर हमने कुछ नहीं करा। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने जो दोनों के अंदर लीस्ट पावर थी कॉमन वो ले ली, और एलसीएम निकालने के लिए जो हाईएस्ट पावर थी वो ले ली, और उनके साथ जो बचा हुआ है 3 बचा है और 101 बचा है वो साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया। कॉमन वाली हाईएस्ट लेंगे और जो बचे हैं जो कॉमन है उनको पूरे ले लेंगे। सहमति का नहीं? ये कंसेप्ट था एलसीएम और एचसीएफ का। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से हम और कर सकते हैं, ठीक है? वो क्या तरीका है वो आपको मैं यहाँ निकालने का एक ईजी तरीका है एचसीएफ की मदद से। जब 2 नंबर्स पता हो, क्या पता हो? 2 2 2 2 नंबर्स पता हो, हमें 2 नंबर्स पता हो और साथ में हमें एचसीएफ पता हो, चाहे एलसीएम पता हो। तो 2 नंबर एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पता हो, हमें एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकल जाएगा, एलसीएम दे रखा तो एचसीएफ निकल जाएगा। मतलब एलसीएम है तो एचसीएफ, एचसीएफ है तो एलसीएम। अभी हमने पहले केस में क्या निकाल लिया था? एचसीएफ निकाल लिया था। तो इस एचसीएफ की मदद से मैं एलसीएम भी निकाल सकता हूँ बिना इसको करे। कैसे हो सकता है? ध्यान सुनना। सर इसमें क्या करेंगे हम? मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, जो कि बराबर होता है किसके? एलसीएम इनटू एचसीएफ। 1 2 3 4 4 चीजें, 4 में से 3 की वैल्यू पता है तो चौथी अपने आप ही निकल जाती है। फर्स्ट नंबर क्या है कोई बताएगा मुझे? 96। और सेकेंड नंबर 404। और एलसीएम कितना निकला था हमारा? सर इसी का पंगा है, एलसीएम तो निकालना था एचसीएफ की मदद से। और ये कितना है हमारा? 4। तो 4 को इधर ले जाओ, तो 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? एलसीएम। डिवाइड कर दोगे तो कितना? 4 बन जा 4 बन जा 4। अब मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है? 9696। ये इसका आंसर आ जाएगा आपका एलसीएम। मतलब हमने 2 तरीके से एलसीएम निकालना सीख लिया। जब हमें क्वेश्चन के अंदर एलसीएम निकाल लेंगे तो हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखो एचसीएफ निकालना आसान तो होता है एज कम्पेयर टू एलसीएम। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में खाली कॉमन चीज़ें लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मगर एलसीएम में कॉमन के बाद जो बचता है ना उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो आप 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ की मदद से एलसीएम कैसे निकालो उसके लिए मेथड है आपका। ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हुआ? दोनों मेथड समझ में आए? क्लियर है? इसकी जहाँ पर आपका जो एमसीक्यू आएगा, मतलब वहीं इसको लगाना, क्वेश्चंस करोगे इससे जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें नहीं होगा ये चलेगा काम। जहाँ आपका एमसीक्यू जल्दी क्वेश्चन करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, 2 नंबर दे रखे हो, जैसे मेरे 2 नंबर दे रखे 96, 2 नंबर कौन कौन से दे रखे? 96 और 404। आप इनको एक साथ लिख लो ऐसे करके। ये क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम? एचसीएफ और एलसीएम। ये दोनों निकल जाएगा इसी से ही, मात्र इसी को सॉल्व करने से। आप इन दोनों सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, दोनों निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये दोनों टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 2 4 जा 8,
और 2 8 जा 16, 2 2 जा 0 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0। कोई दिक्कत? अब सर ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं? देख लो आते हो कहीं यार। जब ये कॉमन टेबल में आना बंद हो जाए, कॉमन टेबल में आना बंद हो जाए, उस केस में इन दोनों नंबर को बस मल्टीप्लाई करो आप। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो HCF होगा। क्या बोला मैंने? दो नंबर्स का एक साथ एलसीएम लेना है। एक साथ एलसीएम लेने के बाद जब तक वो दोनों किसी कॉमन टेबल में आ रहे हैं, जब तक वो दोनों किसी कॉमन टेबल में आ रहे हैं, तब भी मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे दो कॉमन टेबल में आ गए, उन दोनों के मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करिए 2 2 या 4, वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 4। वो पहले भी 4 ही आ रहा था। सर एलसीएम कैसे पता चलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके? एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी दोनों अपनी अपनी टेबल में ही आएंगे। ये 24 में ही आएगा, ठीक है, 101, और ये 101 में ही आएगा, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 96 आ जाएगा, और 101 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई करके वही आपका 96 ही आ जाएगा। तो मतलब ये आपका ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्यों सिखाया? ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि दो नंबर का एलसीएम निकालो, HCF निकाल दो, उनका रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो बनेगा, अभी भी आप पेपर दोगे तो आपका आने वाला है। तो आप तुरंत जल्दी से निकाल सकते हैं 96 और 404 का क्या एलसीएम और HCF। किससे? इसकी मदद से। ये इसका शॉर्ट ट्रिक थी। एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके बता दिए मैंने आपको। कितने तरीके? 3, और तीनों में एलसीएम HCF ही निकला है। सर हमारी कहानी, वो आपको डिसाइड करना है कि सिचुएशन के हिसाब से। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा तो आप ऐसे करेंगे पूरा प्रॉपर। MCQ में रेशो पूछा, क्योंकि MCQ में आप कैलकुलेशन चेक करता नहीं हो हमारी, तो हम चाहते जल्दी से जल्दी हो। और मैथ्स के अंदर क्यों पेपर छूटता है? मैथ्स में पेपर छूटता है इसलिए क्योंकि हम 1 नंबर के क्वेश्चन भी 4 नंबर की कैलकुलेशन में करते हैं। हाँ भाई, 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 3, 72 को 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, ठीक है। मैं एलसीएम लेके दिखा नहीं रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर एलसीएम लेके दिखाया था आपको, ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा कर सके कम समय में। 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 × 3 की पावर। कोई दिक्कत? सर आपने बताया था कि HCF के लिए ना लीस्ट कॉमन देखते हैं, जो पावर होगी लीस्ट कॉमन। 2 की सबसे कम पावर किसके पास है? तो ये 2 हो गया। 3 की सबसे पावर कम किसके पास है? 6 पे, तो ये भी 3 हो गया। और किसी में कॉमन दिख रहा है कुछ? कोई नंबर? ये नंबर ही खत्म हो गया, तो उसका HCF कितना हो गया? 6। कितना 8 था ना? कितना 8 है ना? सर ये तो आप बता दोगे तो ये बड़ा इजी है। एलसीएम बताओ तब आपको मानेंगे हम। एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना, मैंने बताया मैक्सिमम पावर देखेंगे। 2 की पावर मैक्सिमम इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 2 की पावर कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई। और किसी की पावर 3 की पावर मैक्सिमम किसके पास है? तो 3 की पावर 2 हो गई, और बचा क्या? साथ में बचा हमारा क्या? एक 5। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, और इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 360। कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला देता है, मतलब थोड़ा सा हमें परेशान कर देता है। हमें कहता है कंसिडर द numbers 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। सुनना ध्यान से, किसी भी नंबर को 0 पे ख़त्म करने के लिए उस नंबर के पास 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से 2? एक आपका 2, दूसरा क्या? 5। जिसके पास दोनों आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 भी है और 5 भी है, उस नंबर में एंड में 0 आ सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपका 10 ही आएगा। तो किसी भी नंबर का, चाहे आपको 2 की पावर n दे, 6 की पावर n आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कुछ भी आपको दे रहा है, आपको बस ये चेक कर लेना है उसके अंदर कि जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, 2 × 2 होते हैं। उसमें कहीं 5 आ रहा है? जब उसमें 5 नहीं आ रहे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये आपका 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ऐसा प्राइम फैक्टर ऑफ 4 और 2 ओनली
जो प्राइम फैक्टर है किसका क्या है, 2 है। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं कैसे 2 है। इसमें 4 की पावर n आप पुट करेंगे, मतलब 1 पुट करता हूँ तो 4 की पावर 1 क्या 4 ही रहेगा। इधर देखेंगे सारे 4 क्या 2 तो कितना हो जाएगा 16, जो कि 4 × 4 ही होता है। और 4 की पावर 3 64 तो 64 हो जाएगा। तो कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा, चलते जाओगे कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि इसके साथ आपका 5 भी आ रहा है। 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसी वजह से हम क्या बोल देंगे भैया, नो 4 की पावर n नॉट एंड्स विद 0 बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 एज ए प्राइम फैक्टर। बट मतलब इसका 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है, बट इट डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। समझ में आता है, इसका 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। इसी वजह से आपका ये जो है 4 की पावर n कभी भी खत्म नहीं होगा 0 से। ये इसका क्वेश्चन का कंक्लूजन था ना। बाकी आप उसको मैंने पैटर्न के लिए बस कि पैटर्न दिखाने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है, डायरेक्ट ऐसे लिखा आता है कि 2 नंबर है, उनका एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। अभी मैंने पीछे से यही बताया, 2 नंबर का मल्टीपल और उसका एलसीएम निकालना है, मतलब 2 मल्टीपल दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है 9। एचसीएफ 9 है, मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। देखो हमें पता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर जो कि क्या होता है, किसके बराबर होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये कितना हमारा 306 और सेकंड नंबर क्या है 657। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ कितना है 9 को उधर लिया होगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9, इससे हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इससे अलग नंबर्स ये प्रूव करके दिखा दो दोनों आपके ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। उसके लिए आपको ये 9th में जाना पड़ेगा। 9th में आपको बताया गया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम मतलब जो बंदा प्राइम रहता है, प्राइम मिनिस्टर एक ही रहता है वो प्राइम। तो प्राइम मतलब क्या है, जो जिसके खाली खुद ही अपने ही फैक्टर होगा और किसी का फैक्टर होगा ही नहीं। मतलब एक तो 1 की टेबल में सभी आते हैं और अपनी टेबल में है वो प्राइम है, उससे ज़्यादा में किसी नंबर के फैक्टर्स मिल रहे हैं तो प्राइम नहीं होता, कंपोजिट होता है। जैसे सर बात करते हैं हम 2 की, 2 हमारा है वो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल अपनी टेबल में ही आ रहा है। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। मगर बात करता हूँ 4 की, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 में भी आता है, अपनी में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है। मतलब जिसके अपने से अलावा और 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स होंगे वही कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो मैं इनको कंपोजिट नंबर्स तभी बोल सकता हूँ यदि इनके मैं अपने अलावा मतलब 1 के अलावा या फिर अपनी के अलावा और भी इसके फैक्टर निकाल के दिखा दूँ प्राइम फैक्टर। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इस नंबर को मान लेते हैं, पहला नंबर मान लेते हैं ए, ये नंबर है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पहला नंबर जो हमारा ए है जो कि क्या है हमारा 7 × 11 × 13 + 13 यही है, ठीक है। और सेकंड नंबर हमारा लेट कर लेते बी है, वो क्या है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। कोई दिक्कत समझ हमारी कहानी। अब ए को ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई ए रहा, बी ए रहा। अब ए को ध्यान सुनना, इसके अंदर दिख रहा होगा ये कितना है हमारा 7 × 11 × 13 + 13। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो इसमें, आप 13 इसमें दिख रहा है, 13 इसमें दिख रहा है, कॉमन ले सकते हो आप। तो 13 कॉमन लोगे, 7 × 11, 13 तो कॉमन आ चुका है, +1 रह जाए, कोई दिक्कत। अब इसको अब 13 ये कितना बन जाएगा 77 + 1, तो 13 इंटू कितना हो जाएगा 78। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब ये 30 × 78 बन गया। अब मैं ये कह सकता हूँ इसमें 1 से अलावा एक 13 भी इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, और 78 भी इसका फैक्टर है। तो ये कंपोजिट हो गया है क्योंकि मैंने इसमें 1 से अलावा भी 2 अलग अलग फैक्टर दिखा दिए। इसके मल्टीप्लाई में इसका मतलब कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, किसको, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। आप इसको यहीं छोड़ दो बस। अब बी को भी सॉल्व कर लो।
बी कितना है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें भी सेम कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों कॉमन क्या दिख रहा है 5। तो बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। कोई दिक्कत है सर? 5 ऐसे ही रहेगा। इन सब के मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, करो जल्दी मल्टीप्लाई, सबके मल्टीप्लाई करो। 1009 प्लस 1 कितना आ रहा है? 1008 प्लस 1। तो 1009 हो जाएगा। इन तीनों प्लस करोगे 1008 आएगा, प्लस 1 करोगे 109। अब एक बात बताओ, बी का भी 5 भी फैक्टर है इसका, और 1009 भी फैक्टर है इसका। कहने का मतलब क्या है, ये 5 से भी कट सकता है, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, और ये नंबर 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा ये नंबर। वैसे ही ये नंबर 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा। तो इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए। तो इसी वजह से क्या है, आपका कंपोजिट नंबर्स हो गए। क्या हो गए ये? कंपोजिट नंबर्स। A and B have prime factors other than 1, so they are वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। समझ में आती कहानी? क्लियर है? वही लिखना था बस कि जो दे आर कंपोजिट नंबर्स। क्लियर हो गया? समझ में आया भाई? एक सर्कुलर बोल रहे हैं ना, एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पर सेम पॉइंट से सोनिया भी है और रवि भी है। सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। उसको सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं वही सेम चक्कर लगाने में। तो कौन तेज चला रहा है साइकिल? वो जो भी चला रहे रवि। क्या बात है तेरी। फिर कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। अब ये पूछा गया है दोनों सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में स्टार्टिंग करते हैं, तो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये कब दोनों आपस में मीट करेंगे इस सर्कुलर राउंड में। तो जब भी आपसे ये पूछे कि कोई चीज़ कम से कम कितने समय में मीट करेगी, तो कम से कम मतलब समझ जाओ लीस्ट कॉमन फैक्टर की मल्टीपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या होगा ध्यान सुनना, हमें 2 नंबर दे रखे हैं 12 और एक नंबर क्या दे रखा हमें 18। इसका एलसीएम निकाल दो, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। पहले क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका क्या आएगा? कोई दिक्कत? सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो इनका एलसीएम निकाल दो तो पता चल जाएगा कब दोनों आपस में मीट करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर मिनिमम लेंगे मैक्सिमम, और 3 की पावर भी क्या लेंगे? मैक्सिमम। तो 2 2 4, 3 3 9, 4 9 36। तो 36 मिनट बाद वो आफ्टर में क्या करेंगे? वो दोनों मिल जाएंगे इसी ग्राउंड में। कहता है √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। क्या प्रूव करो? इरेशनल। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए पेपर में क्वेश्चंस आता ही है, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लेट कर लेते हो √3 को इज ए रैशनल नंबर, मतलब इसका कंट्राडिक्शन मान लेते हो, उसका उल्टा मान लेते हो कि रैशनल नंबर है। और जो भी रैशनल नंबर होता है, मैं थोड़ी स्पीड में कराऊंगा, जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम क्या लिख देते हैं? A/B की फॉर्म में लिख देते हैं, जिसमें A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, और तुम्हारा B इज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिख देंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका खाली प्राइम फैक्टर हो 1 हो, 1 के अलावा नहीं हो, और कुछ ना हो कॉमन फैक्टर उनका 2 नंबर्स का। अब एक काम करना है, हमने इसको क्या कर देना है, B को उधर ले आओ, √3B जो कितना बन जाएगा हमारा A। अब कोई भी कहीं भी हमें रूट दिखता है तो हम स्क्वायर करते हैं, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या होगा? इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? B स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे A आएगा। कोई दिक्कत? सर मातेगा नहीं। और ये स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत? अब इससे हमें पता क्या दिख रहा है? इससे हमें ये दिख रहा है कि जो आपका A है वो डिविजिबल बाय 3, A स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, तो A भी डिविजिबल बाय 3 होगा। आप यहाँ पे लिख लेना इसको, A स्क्वायर
क्योंकि डिविजन कैसे पता चल रहा है, 3 इधर आएगा, डिवाइड में तो आएगा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये लिख लेना, सेम लिख ले रहा हूँ मैं। अब ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, 3c। क्या मान लेते हैं, 3c। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है। इसको हमने 3c मान लिया। अब यहाँ पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, 3b² बराबर क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर। ए की जगह हमने 3c नहीं लेंगे, बेटा 3c लेंगे। क्या लेंगे, 3c। सहमति कहानी। अब क्या करेंगे, इसमें इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करके क्या होगा, 3b², 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c। हमने कुछ नहीं करा, इस a की वैल्यू जो थी 3c थी, इस a की वैल्यू 3c यहाँ पुट कर दिया है। वहाँ पे स्क्वायर था एक का, तो वहाँ स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायर वो हो गया। अब ये कट जाएगा, 3 बन जाती है, 3 3 था 9, तो बन जाएगा b² 3c²। हमें ये पता चल चुकी है 3 इधर आ सकता है, तो सेम लाइन चेपेंगे। कौन सी लाइन, यही वाली लाइन, सेम एज इट इज। बस यहाँ b लिख देंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर हमें क्या पता चल रहा है कि a और b का 2 प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, जो उनको डिवाइड करें 3 भी मिल गया, 3 मिल गया है, जबकि 1 ही होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरुआत में गलत माना था। तो बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका √3 होगा, √3 आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने इसको रॉन्ग माना। तो ये 2 इसके कॉमन फैक्टर्स मिल गए, 3 मिल गया इसका कॉमन फैक्टर दोनों के, इसी वजह से इरेशनल नंबर है। वो आप यहाँ पे लिख देंगे, इसका नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये लिख के दिखाऊँ, क्लियर है सबको, पक्की बात है। ये क्लास पूरी बेसिक क्लास नहीं है, ये क्लास है जो कोशिश कर रहा है कि उसको ब्रशअप करने की क्लास। लेट कर लेते हैं इसको, 3 + 2√5 को क्या मान लेते हैं हम, a/b, ठीक है। अब कुछ नहीं करना होता, वही सेम लाइन लिखोगे जिससे पहले लिखी थी हमने, वो कोप्राइम नंबर है। अब कुछ नहीं करना, आपको खाली √5 को अकेला छोड़ना होता है, उसके साथ जो ही फालतू सबको उधर ले जाओ। a/b ऐसे रहेगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2√5 रह जाएगा, और -3 हो जाएगा। इसे पहले सॉल्व कर लो, 2√5 सॉल्व करो, नीचे 1 आएगा, इसे सॉल्व करो कितना आएगा, b आएगा, पता है ना। यहाँ पे क्या आएगा, a-3b आएगा। अब कुछ नहीं करना, 2 को उधर ले जाओ, तो √5 a-3b अपॉन में 2b। अब भाई ये हमने क्या माने थे, रैशनल थे, और ये किसके बराबर आ गया, इरेशनल के बराबर आ गया। रैशनल नंबर इरेशनल के बराबर आ गया, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया हमने रॉन्ग असेम्पशन करी थी कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, तो ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आया, हमने क्या करके दिखा दिया, इरेशनल के बराबर दिखा दिया रैशनल को, तो ये भैया रॉन्ग हो गया, रॉन्ग असेम्पशन हो गई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ लेता हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन था ये भैया ना। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। क्या नाम है, कौन सा मियल, जो पॉलिनोमियल होता है उसका क्या मतलब होता है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करना होता है। आपने 9th में सीखा था वही करना होता है। 9th में आपने क्या सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था, जिसकी मदद से आपने x की वैल्यू निकाली थी। इसमें वही करना है। सर इसमें तो बोल ही रहा x की वैल्यू निकालो, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोस बोल रहा है इसमें। तो सर जीरोस मतलब ही वही है जो x की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलती थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो नहीं निकलती थी, किससे निकलती थी, आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे निकलेगी देखते हैं ध्यान से। सर पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4u² + 8u। इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसमें से भैया कॉमन कुछ दिख रहा है, 4 दिख रहा है, u दिख रहा है, अंदर u प्लस कितना रह जाएगा 2, ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार 4u को हम 0 के बराबर लिख देंगे, एक बार u + 2 को 0 के बराबर लिख देंगे, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 0, और यहाँ u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। कोई दिक्कत, यहाँ u आ गया -2 और यहाँ पे u कितना आ गया 0, कोई दिक्कत। ये क्या निकल गया, तो जीरोस निकल गए, क्या निकल गए जीरोस। सर मगर आपने प्राइम फैक्टर का तो यूज़ ही नहीं करा, उसका तो यूज़ नहीं करा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। सर इसमें नीड ही नहीं थी। सर किस में नीड होती है, इसका थर्ड पार्ट देखो, 6x² -7x लिख देता हूँ बीच में, और -3 लिख देता हूँ। सर तो देख लो कैसे करते हैं। पहले नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से करी जाती है, 6 3 18 होते हैं। उस 18 को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म बनानी होती है। क्या करके, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करी, लास्ट वाले नंबर से। देखो ये आपका
वेरिएबल ए भी वेरिएबल है, एंड में कांस्टेंट है। 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 आएगा, और 18 को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 9 से 18, 3 3 9, 3 1 जा 3, तो 2 3 1 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 3 9 और 2, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो एक नंबर मिल गया मुझे, क्या एक नंबर मिल गया माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3। सर माइनस का 9x क्यों लिया है, क्योंकि प्लस माइनस करके आपका माइनस का 7 बनना चाहिए, तो माइनस का 9 होगा तभी 7 माइनस का बन पाएगा। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x। देखो 3x इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं 3x कॉमन लेके क्या आता है। सर 3x कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ 2 रह जाएगा और एक x रह जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 3 रह जाएगा, x तो हमने ले लिया था, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन होता है, 2x माइनस 3 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, हमने क्या करना है, एक बार 3x प्लस 1 ले लेना है, मतलब जो 2 बार है उनको एक बार लिख लेना है, और जो बचा था 3x प्लस 1 उसको एक साथ लिख लेना है, बराबर में 0 आ गया। ये तो हमने 9 तक सीखा था। इसका क्या करना है सर, हमें इसके आगे एक बार 3x प्लस 1 को 0 के बराबर लिख देना है, और 2x माइनस 3 को 0 के बराबर लिख देना है। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, -1/3, यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, 3/2। तो ये 2 जीरोस आ चुके हैं। इसमें मैंने प्राइम फैक्टर यूज़ करा है, इसमें प्राइम फैक्टर यूज़ नहीं करा। सर क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर यूज़ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इससे भी 2 जीरोस निकले, उससे भी 2 जीरोस निकले, बट सर क्वेश्चन यहाँ थोड़ी खत्म हुआ है। क्वेश्चन में तो बोलता है इसके क्या करो, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, निकाल दिया। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, ax² + bx + c = 0, वो क्वाड्रेटिक है। सर इसमें जीरोस निकल गए, ये 2 जीरोस निकल गए। सर रिलेशनशिप भी तो बताओ, क्या रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप किसका, जीरोस का कोफिशिएंट का। जीरोस मतलब जो निकले, कोफिशिएंट मतलब इनके साथ मल्टीप्लाई में। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखते हैं जरा एक बार इनको सीखने के लिए। सर वो निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। फॉर्मूला था -b/a। इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले 0 क्या आया था, पहले वाले क्वेश्चन में बताना, पहले वाले क्वेश्चन में 0 और इसमें b कैसे पता चलेगा, सर जो u के साथ मल्टीप्लाई में है वो हमारा b होगा, मतलब 4u² + 8u + 0, मतलब यहाँ पे 0 होगा। इसमें जो आपका ये है, इसको ये लिखा क्या है, ax² + bx + c = 0। तो x के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो b है हमारा, ठीक है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या है, वो b है। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में 8 है, तो हम ऊपर लेंगे 8, और a कितना है, a आपका 4 हो गया इसके हिसाब से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो 0 - 2 रहता है, ये -2 बराबर आ गया। एक तो ये वेरिफिकेशन हो गई। सर दूसरी क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होती है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या कहते हैं, अल्फा कितना है इसमें, पहला कितना है, पहला 0 क्या है, c/a। इसमें पहला 0 कितना है आपका, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2। c की वैल्यू कितनी है इसमें, 0 है, और a कितना था हमारा 4, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। वैसे आप सेकंड क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं, एज इट इज़ करना होगा और कुछ अलग नहीं करना है। सर ये वाला क्वेश्चन ही बता दो, ये कैसे करेंगे। इसको करने का स्पेशल तरीका है, इसको t² लिख लो और इसको क्या लिख लो, √15 लिख लो, तो इसमें फॉर्मूला लग जाता है a + b a - b, जो कि क्या होता है आपका, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये a कितना है इसमें t, और b कितना है 115, और t + √15 बराबर 0। एक बार t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √15, एक बार t की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √15। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको, ठीक है। बढ़े आगे, ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, सम ऑफ जीरो देता है, सम ऑफ जीरो देता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देता है, ठीक है, और मुझसे बोलता है सम ऑफ जीरोस को और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। उसके लिए मैंने आपको ये प्यारा सा फॉर्मूला पहले से लिख के दिया है। आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, x² - अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में
लगा देंगे बेटा x बराबर में 0। फॉर्मूले में x लगाया, ऊपर लिखा है मैंने आपके लिए। आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। आपसे बोल रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कह रहा है पहले वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ जीरो कितना है √2, साथ में एक्स लग जोड़ दो, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 बराबर 0। नीचे क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, जब जगह कम है ना, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x² बन जाएगा और यहाँ पर 3√2x बन जाएगा और यहाँ +1 = 0। आप उधर ले जाएंगे इसको, 3 जब वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 0 बन जाएगा, तो बनेगा अगर क्या अल्टीमेटली 3x² - 3√2x +1 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आए? किसको नहीं आया? क्लियर हुआ ये? आपको सम ऑफ जीरो देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। उसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। इसमें के और होता है साथ में, वो आपको नहीं लिखना, आपको मात्र इसमें x² की x² ही रहेगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, बाहर माइनस तो ये माइनस बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दूसरी वाली है, बता रहा है आपको 1/3 पुट करो, एलसीएम लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? लिख लो फटाफट फॉर्मूले को लिख लो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। लिख लिया? बाकी दोनों ही आपको ट्राई करने हैं, आपके लिए होमवर्क है। आपको ये देखना है जहाँ जहाँ कट कर रहा होगा ना x को, उतने x के 0 होंगे, क्योंकि px पूछ रहा है ना इसमें। जहाँ जहाँ x को कट कर रहा है उतने 0 होंगे। कैसे सर होंगे अभी देखते हैं। देखो एक जगह यहाँ कट कर रहा है, दिख रहा है कट करता हुआ, दूसरी जगह यहाँ टच हो रहा है, तो मतलब एक ही पॉइंट है वो। नीचे जा रहा होता तो 2 पॉइंट होते, ये ऐसे जा रहा होता ना नीचे यूँ करके, तो 2 पॉइंट होते, मगर ये एक ही पॉइंट है, 1, 2 और तीसरा पॉइंट 3, तो ये 3 इसके नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बना आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता आपसे भाई। ये माई बाप है। किसका माई बाप है? जो आप क्वेश्चन करते हैं चैप्टर नंबर 3, 2 चैप्टर हो गए खत्म हो, चैप्टर 3 आ चुका है। जिस चैप्टर का नाम क्या है आप जानते हो उस चैप्टर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें ये आपको टेबल याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे सर? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, पहले ये दे रखी, दूसरी ये दे रखी। हमने देखना होता है पहले वाले के साथ जो होता है वो A1 होता है, दूसरे वाले के साथ जो होता है B1 होता है, मतलब सेकंड जो उसके साथ लिखा है। ये क्या होगा आपका A2 B2, तीसरा C1 C2। हमने चेक करना होता है कि A1/A2 और B1/B2 जो चेक करके दिखा रहा है इसमें, वो बराबर नहीं है आपस में, तो हम बिना सॉल्व करे ग्राफ पे बोल सकते हैं कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, 2 लाइन्स वो इंटरसेक्ट करेंगी। उस समय ये पता चलता है कि लाइन कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग। मगर दूसरे केस में क्या हो सकता है कि तीनों, मतलब A1/A2 आप सॉल्व करें, B1/B2 सॉल्व करें, C1/C2 सॉल्व करें, तीनों आपस में बराबर हैं। खुद सोचो, तीनों आपस में बराबर, इसका मतलब क्या है? लाइन सेम है। जब लाइन सेम होगी तो क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, एक के ऊपर एक लाइन बन जाएगी, एक के ऊपर एक लाइन बन जाएगी। इसका मतलब जो आपकी लाइन होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी? एक लाइन ऐसे बनेगी, इसके ऊपर एक और लाइन बन जाएगी, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसे हम कोइंसिडेंट लाइन्स बोलेंगे। आप बिना ग्राफ मैंने बताया कैसे बता सकते हो? आप तीनों को चेक कर लो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर है कि नहीं है। समझ में आ रहे? तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं तो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। और A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइन बनेगी कैसी? ऐसी, ऐसी बनेगी, इसमें एक के ऊपर एक बन जाएगी। और तीसरा केस A1/A2 बराबर हो B1/B2 बट बराबर ना हो C1/C2 के। A1/A2 सोना नहीं है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों में से 2 शुरुआत के बराबर है, तीसरा आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं लाइन क्या होगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। पैरेलल मतलब वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ गानी? क्लियर है? ये आप चेक कर सकते हैं, आप ये तो चेक करना आता है, मैं बता नहीं रहा हूँ कैसे चेक करते हैं, तो आपको पता ही होगा A1/A2 B2, ठीक है। और सर पहला क्वेश्चन तो ये समझ में आता है कि लाइन्स कैसी बनेगी। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो लाइन्स कैसे बन रही है वो हम चेक करके बता सकते हैं। दूसरा सर, दूसरा क्या बनता है? दूसरा आपका ये बन जाएगा इसमें सॉल्यूशंस कितने होंगे। जब लाइन कट नहीं रही, जब लाइन कट रही है एक ही जगह पर, तो उसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा? 1। और जब लाइन क्या हो रही है? कोइंसिडेंट है,
एक के ऊपर एक बन रही है, तो उसमें एक कितने सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे, कितनी सारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएंगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब मीट ही नहीं करेंगी, जब क्या होंगी, पहले लोगे तो नो सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन सर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होंगी जिसमें आपके सॉल्यूशंस निकलेंगे, और इनकंसिस्टेंट होंगी जिसमें सॉल्यूशन ही निकलेंगे। किस केस में सॉल्यूशन निकले, जहाँ कटती है। एक तो आपकी कंसिस्टेंट क्या होगी, पहला कौन सा कंसिस्टेंट होगा, ये। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन निकल रहा है, इसमें तो बहुत सारे ही निकल रहे हैं, ये भी कंसिस्टेंट है। और ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो 3 क्वेश्चन एक ही इससे मिलकर पता चल रहे हैं आपको, इसलिए ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है। एक टेबल सारे क्वेश्चन बता रही है आपको। समझ में आ रही कहानी। बाकी मैंने करा रखा है, इसको सॉल्व करके देखना, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना होता, आप मल्टीप्लाई करो, सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। देखो भाई इसमें वही बताना है आपको। इसका मुझे एक पार्ट करके दिखा दो आप लोग, मुझे इसका करके दिखा दो। सेकंड पार्ट आपको इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपको जो A1 है, A1 कितना दिख रहा है आपका 1 है, और A2 कितना है 3। तो A1/A2 आपने निकाल लिया यहाँ से। और B1 कितना है और B2, B1 कितना दिख रहा है इसमें माइनस का 1, और B2 कितना है माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट गया। C1 कितना दिख रहा है, C1 वहीं रखोगे तब भी 8 ही रहेगा, तो यहाँ रखो कितना रहेगा 16। अब इन्हें सॉल्व कर लो, कितना आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपको दिख रहा होगा A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1 के C2 के। तो इस केस में जो लाइन होती है वो कैसी रहती है, लाइन रहती है आपकी पैरेलल्स, और वो क्या रहता है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कहीं मीट ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है उसका कोई। समझ में आई कहानी, इजी क्वेश्चन है, बाकी आप कर लोगे इसको क्योंकि आप होशियार बच्चे हो। आगे बढ़ लेता हूँ, बढ़ूँ रुकूँ भाई। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ के अंदर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। ग्राफ बनाने के बाद कुछ ये ग्राफ मैं बता देता हूँ कैसे बनता है, मतलब आपको प्रॉपर नहीं बता रहा, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा इसे पूरा बताने में। बड़ी मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक ग्राफ बनाओगे ना आप, तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे करके ऐसे जाता है। यहाँ पे कुछ ये कहता है शेड द ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल बन जाते हैं, वर्टिसेस बन जाते हैं। 3 मैंने टेस्ट में भी कई बार क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं करना होता, इससे सॉल्यूशन से डब्बा बनाना होता है। जैसे x - y + 1 = 0 है, ठीक है। इससे एक बॉक्स बनेगा, 2 ही पॉइंट बना लो, 3 ना बनाओ। x है y है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो, -1 मान लो, इसको ऐसे कर लो। x की वैल्यू कुछ वैल्यू पुट कर लो, x की 0 पुट कर लें, x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -y = तो ये 1 आ गया। वैसे ही y की वैल्यू क्या मान लो, अब y की 0 मान लो, तो x की कितनी आ जाएगी, y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, कोई दिक्कत। वैसे ही किसकी वैल्यू मान लो, अब x की मान लो कितनी 2 मान लो, x की 2 मान लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -की +3, यही आएगी। सिंपल सी बात है। ये ग्राफ में पॉइंट करने होते हैं, ये एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, बाकी बता चुका हूँ कई बार, तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। जैसे इसका एक डब्बा बनाया वैसे ही डब्बा इससे बनेगा। यहाँ पे एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बढ़ लेता हूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को करेंगे 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप इसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक कर लो, लाइन पैरेलल्स आ रही हैं तो भैया मीट नहीं करेंगी। दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप x वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप करते हो उससे आप सॉल्यूशन निकालोगे। कुछ नहीं निकले, 0 के बराबर -4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप, ठीक है। तो तब भी हो गया, और जब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें नहीं लग रहा है, मतलब ये इक्वेशंस आपस में मतलब रेल मतलब रेल की पटरियाँ मीट नहीं करेंगी। आगे बढ़ लेते हैं। कहता है सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। फाइंड करना है हमने m, जो कि इक्वेशन ये दे रखी है। m हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें y और x की वैल्यू पता हो। 1 2 3 चीज़ें, 3 में से 2 की वैल्यू पता हो तब तीसरी निकलती है। देखो उसके 2x + 3y = 11, दूसरा है 2x - 4y = -24। हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देना है।
क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन माइनस कर दो या दूसरे को पहले से कर लो, आप जो भी कर सकते हो। माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। 3 है प्लस का 7 भाई, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 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 35। कट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 35 अपॉन में, कोई दिक्कत, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी, 5। सर एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो आपका 2x प्लस 3y इज 11 दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करो y की, आपको x भी पता चल जाएगा। 2x ऐसे रहेगा और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x ऐसे रहेगा, ये कितना बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 11। 2x कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस का 2। x पता चल गया आपको, x पता चल गया, y पता चल गया, आपको दे रखा y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी थी 5 और m मुझे निकालना था, x था -2 प्लस 3। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2m प्लस का 3, उधर आ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, तो 2 बचा माइनस 2m, तो ये कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, m की वैल्यू माइनस का 1। सिंपल क्वेश्चन था, पेपर में आता है, ठीक है। सर माती गानी